नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का मैं अपना फिर से 11th का एक लेक्चर लेके आया हूँ। मेरा चल रहा था सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। तो बेटा इसका ये मेरा नेक्स्ट लेक्चर है और इसमें हमारा बेटा चल रहा था रिएक्टर इंटरमीडिएट्स। और इंटरमीडिएट्स में मैंने आपको 3 मेन प्रकार आपको समझाए थे, जिनके मैंने नाम बताए थे। पहले का नाम था कार्बोकैटायन, दूसरे का नाम था बच्चा मेरे कार्बेनायन और तीसरे का नाम था मेरे पास फ्री रेडिकल। क्योंकि मैं 11th लेवल की बात कर रहा हूं तो थोड़ा सा हम लोग कार्बीन और नाइट्रीन में थोड़ा बहुत देख लेंगे। तो हमारे पास जो पहला इंटरमीडिएट था जिसका नाम बेटा हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका नाम था कार्बोकैटायन, वो बेटा पूरा कंप्लीट हो गया था। जितने प्रकार के थे उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर भी हो गया था और उनमें जो रीअरेंजमेंट की प्रॉपर्टी होती है वो भी मैंने आपको 11th लेवल के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने समझा दी। अब मेरे पास जो आपका आज का जो सेकंड इंटरमीडिएट है बेटा, जिसका नाम बेटा है कार्ब एनायन। मतलब हम लोगों को बच्चा आज क्या सीखना है, हमारे पास कार्ब एनायन क्या होता है। तो बेटा कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। कैटायन का मतलब बेटा होता है पॉजिटिव चार्ज, और जब वो पॉजिटिव चार्ज किसी कार्बन के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है तो उसे हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। इसी तरह से बेटा एनायन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। एनायन का बेटा क्या मतलब होता है, नेगेटिव चार्ज। और जब ये नेगेटिव चार्ज किसी कार्बन एटम पे चढ़ के लग जाएगा, बैठ जाएगा, तो उसे बेटा हम क्या बोल देंगे बच्चा, कार्ब एनायन। मतलब एक ऐसा कार्बन जिसके नॉर्मली 3 बॉन्ड पूरे हों, चाहे वो तीनों सिंगल बॉन्ड हो या फिर हो सकता है डबल या ट्रिपल के थ्रू भी बना सकता है। जैसे 3 सिंगल, एक बेटा लोन पेयर जरूर होगा और चार्ज आपका होगा माइनस। ठीक, तो ये बेटा कार्बोनायन हो गया। हो सकता है बेटा सी पे एक डबल बॉन्ड हो जाए, एक सिंगल ऐसे हो जाए और एक लोन पेयर ऐसे हो जाए, ये भी बच्चा कार्बोनायन का ही प्रकार है। हो सकता है बेटा ऐसा हो जाए सी पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हो, यहां पर एक लोन पेयर हो और चार्ज माइनस हो जाए। कहना ये चाह रहा हूं कि अगर कभी भी आपको कार्बन पर 3 बॉन्ड दिखें, चाहे वो सिग्मा वाले हों चाहे वो पाई वाले हों, साथ में एक लोन पेयर के साथ अगर निगेटिव चार्ज दिखता है, एक लोन पेयर के साथ अगर बच्चा निगेटिव चार्ज दिखता है तो उसे बेटा मैं कार्बेनायन बोलता हूं। क्या बोलता हूं बच्चा, कार्बेनायन। कुल मिला के अगर किसी कार्बन पर 3 बॉन्ड बने हों और बच्चा साथ में अगर निगेटिव चार्ज दिख जाता है तो उसे बेटा मैं कार्बेनायन बोल देता हूं। अब यहां पर सर कार्बेनायन जो बन गया है उसकी सर ज्योमेट्री वगैरह क्या है। तो भाई अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो कार्बन पर अगर मैं सिंपल इस वाले कार्बेनायन की बात करता हूं जिसमें बच्चा कार्बन पर 3 सिंगल बॉन्ड बने हैं और बेटा एक लोन पेयर है, तो अगर मैं इसकी ज्योमेट्री की बात करता हूं या इसके शेप की बात करता हूं तो पहले मेरे को इस कार्बन पर निकालना पड़ेगा क्या हाइब्रिडाइजेशन है। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 निकल ही आया तो ट्राइगोनल ज्योमेट्री हो जाएगी, मगर लोन पेयर है तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ शेप वगैरह चेंज होगा। फिलहाल अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं आता तो मैं बता देता हूं, उसमें 3 बॉन्ड पेयर है, 3 सिग्मा बॉन्ड है बेटा, एक लोन पेयर, तो टोटलिंग मेरे पास 4 आ रही है। और टोटलिंग बेटा अगर 4 आ रही है तो यहाँ का जो हाइब्रिडाइजेशन है बच्चा वो sp3 में चला जाएगा। अगर बच्चा ये sp3 में चला गया तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी बेटा वो तो बेटा टेट्राहाइड्रल हो जाएगी। ठीक है, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी बेटा, टेट्राहाइड्रल। अगर किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन अगर बेटा sp3 आता है ना तो उसकी ज्योमेट्री तो बेटा यही हो जाएगी। मगर चूंकि यहाँ बॉन्ड पेयर के साथ एक लोन पेयर भी है तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, मतलब वेस्पर थ्योरी, इसका जो शेप बनेगा वो बेटा पिरामिडल शेप का बनेगा। इसके लिए आपको मेरे वेस्पर थ्योरी के लेक्चर जाके देखने चाहिए। मेरा एक अलग से ही पूरा वेस्पर थ्योरी का लेक्चर पढ़ा हुआ है, उसमें आपको ये शेप वगैरह समझा रखा है। ठीक, अगर 3 बॉन्ड पेयर के साथ एक लोन पेयर आता है तो बेटा ज्योमेट्री तो वही आएगी टेट्राहाइड्रल, मगर शेप बेटा पिरामिडल। मतलब कुछ ऐसे बनेगा, कार्बन, इसके पास एक ऑर्बिटल में लोन पेयर होगा माइनस और 3 बॉन्ड
इस तरह से बेटा पिरामिड बनाते हुए बनेंगे। मतलब 3 जो बॉन्ड है बेटा इस तरह से आप देखेंगे तो बेटा वो पिरामिड को बना लेंगे, ठीक है ना। तो इसका जो शेप बनता है बेटा पिरामिडल होता है। मतलब मेरे पास जो कार्बेनाइन है, अगर किसी ने इसका आपसे पूछ दिया बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप बता देंगे कि बेटा sp3 है। ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल, टीडी को मैं टेट्राहेड्रल बोलता हूं, और शेप बेटा यहाँ पिरामिडल हो जाएगा। तो ये हम लोगों का डिस्कस हो गया, इसकी ज्योमेट्री और शेप हो गया, ठीक। अब बात करते हैं सर ये मेरे पास जो कार्बेनाइन आपने पढ़ाया है सर ये कितने प्रकार का होता है। तो बेटा अगर मैं डिग्री की बात करूं तो डिग्री के अकॉर्डिंग तो बेटा वही 4 प्रकार का होगा। पहला कार्बेनाइन 0 डिग्री का, जिस कार्बेनाइन पर सारे H लगे हों और निगेटिव चार्ज होता है बेटा वो 0 डिग्री का होता है। अगर उस कार्बन पे जिस पे निगेटिव चार्ज है अगर उस पर एक कार्बन और जुड़ जाता है बेटा तो वो 1 डिग्री का, 2 कार्बन तो 2 डिग्री का और 3 कार्बन तो 3 डिग्री का। तो मैं अपनी कुछ बिरादरियां बताना जा रहा हूं, मेरी कैटेगरी क्या क्या है। एक मेरा डिग्री के अकॉर्डिंग चलेगा, एक मेरा रेसोनेंस वाला चलेगा और एक मेरा डबल ट्रिपल बॉन्ड वाला चलेगा। देखते हैं अभी यहाँ पर, जैसे मैंने C पर बच्चा यहां पर H कर लिया, यहाँ H कर लिया, यहाँ H कर लिया, ये लोन पेयर हो गया। तो ये बच्चा 0 डिग्री का है, या इसे बच्चा मैं मेथिल कार्बेनाइन बोलता हूं। क्या बोलता हूं बच्चा? 0 डिग्री का, या मेरे पास ये मेथिल कार्बेनाइन, ठीक। अब इसमें मैंने क्या करा बच्चा, इस पे एक तरफ मैंने मेथिल लगा लिया, अगल बगल अभी बेटा मेरे पास 2 ही H हैं, तो ये मेरे पास 1 डिग्री का या प्राइमरी हो जाएगा, ठीक है ना। जिस कार्बन पर जितने कार्बन जोड़ते जाते हैं बेटा वो उसकी डिग्री उतनी हो जाएगी, ठीक है। अगर इसी तरह से मैंने कार्बन पर 2 मेथिल लगा लिए या 2 एल्किल लगा लिए मैंने और एक ही हाइड्रोजन रख दिया, तो ये बच्चा मेरे पास हो जाएगा 2 डिग्री का या सेकेंडरी। इसी तरह से अगर मैं बात करूं मैंने तीनों यहाँ पर मिथाइल लगा लिए, अगर मैंने तीनों बच्चा मिथाइल लगा लिए है ना यहाँ, तो ये बच्चा मेरे पास बन जाएगा 3rd डिग्री या टर्सरी। तो एक तो कैटेगरी बेटा ये डिग्री के अकॉर्डिंग चली जाएगी, इसके अकॉर्डिंग चली जाएगी डिग्री। अब बात करते हैं मेरे पास सेकेंड जो कैटेगरी है वो बेंजिल और एलिल वाली है। अगर मैं बेंजीन बनाता हूं इस तरह से, देखो मैंने बेंजीन बना ली बेटा, और इसके ऊपर इस वाले कार्बन पे CH2 लिखा और यहाँ लोन पे रख के माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये जो बच्चा कार्बेनाइन बनता है ये बेंजिल कार्बेनाइन है, बहुत फेमस सिस्टम है। इसी तरह से अगर मैं अपना पहले डबल बॉन्ड बना करके CH लिख करके CH2 माइनस कर लेता हूं बच्चा, तो ये जो बनता है ना कार्बेनाइन बच्चा वो एलिल कार्बेनाइन, कौन सा होता है बच्चा? एलिल कार्बेनाइन, ठीक है। इसी तरह से कुछ और लास्ट टाइप के हैं, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर निगेटिव बेटा ये sp हाइब्रिडाइजेशन का है। C डबल बॉन्ड C, यहां निगेटिव एक बॉन्ड और बच्चा ये sp2 वाला है। और इसी तरह से C पे तीनों सिंगल और यहाँ पर ये माइनस, तो ये बच्चा sp3 वाला है। मैंने इन तीनों को अलग अलग कैटेगरी में क्यों रखा बेटा? क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम लोग अलग पढ़ लेंगे बेटा, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर अलग पढ़ लेंगे और इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम लोग अलग टाइप से देख लेंगे। मतलब इतने प्रकार के मेरे पास कार्बेनाइन हैं, ठीक है। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं या फिर आपके पास समय ना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने क्या क्या बताया बच्चा? कार्बेनाइन मेरे पास जो है वो कई प्रकार के हैं। पहला डिग्री के अकॉर्डिंग है बच्चा, दूसरा मेरे पास कौन सा बताया मैंने? बेंजिल और एलिल वाला हो गया, और तीसरा मेरे पास हो गया ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इन्हीं की स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं अपने डिग्री वाली की स्टेबिलिटी की, ठीक है। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि बेटा डिग्री वाले की स्टेबिलिटी बच्चा कैसे होती है। देखो भाई, जिन लोगों ने मैंने प्रीवियस लेक्चर जिन लोगों ने मेरे देखे हैं वो लोग पहले जाके इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह देख लें, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट से और मेसोमेरिक इफेक्ट से ही हम लोग इन सभी इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी को समझा पाते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर इनकी स्टेबिलिटी की। तो आप लोगों को एक बहुत बढ़िया पॉइंट दिखाया था, अगर मेरे पास कहीं पर कोई चार्ज बढ़ता है, ठीक है, चार्ज बढ़ेगा तो बेटा स्टेबिलिटी क्या हो जाती? कम हो जाती, ठीक है। अगर कहीं पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज बेटा बढ़ता है, मान लो कहीं प्लस है, मान लो कहीं प्लस है और उस पर मैंने, और प्लस का मतलब बेटा पता है ना आपको? प्लस का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉन कम है, बेटा क्या है? इलेक्ट्रॉन की वहां पर कमी है, ठीक है।
और मैंने वहां इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा दिए, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप बेटा मैंने लगा दिए। एक तो वहां पहले से ही इलेक्ट्रॉन कम है, कभी प्लस चार्ज है, ऊपर से मैंने इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा दिए, तो वहां प्लस चार्ज और बढ़ जाएगा बेटा। जितना चार्ज बढ़ेगा स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो अब सोचो माइनस चार्ज, अगर भाई किसी सेंटर पर, ध्यान से बात सुनिए, अगर किसी सेंटर पर माइनस चार्ज, देखिए ध्यान से, अगर इस सेंटर पे नेगेटिव चार्ज है और इस पर मैंने इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप मैंने आपको दो प्रकार के बताए हैं, या तो ये माइनस आई वाला होगा या फिर माइनस एम वाला। कैंसर मैंने तो नहीं देखा आपका लेक्चर, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, इसके लेक्चर्स में कहीं ना कहीं इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट की जानकारी आपको बहुत अच्छे से दे रखी है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लग गया, वो या तो बेटा माइनस आई का होगा या माइनस एम का, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो यहाँ पे माइनस चार्ज पहले से कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से माइनस है, इलेक्ट्रॉन की वजह से माइनस है, तो चार्ज घटेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, चार्ज बच्चा घटेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। मतलब अगर किसी सेंटर पे निगेटिव चार्ज है, अगर किसी सेंटर पे बेटा निगेटिव चार्ज है और अगर आप उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं तो माइनस आई का मतलब NO2 हो गया, Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया, जितने माइनस एन का मतलब जिनमें डबल बॉन्ड होता है, जैसे NO2, CHO, COH, ये सब लग करके उसके इलेक्ट्रॉन चार्ज को घटा देंगे। इसी का उल्टा कर लेते हैं, अगर इस सेंटर पे आपका चार्ज माइनस है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिए आपने, कौन से ग्रुप लगा दिए बच्चा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिए। सर ये कौन से ग्रुप होते हैं, तो ये बेटा प्लस आई वाले होंगे या बच्चा प्लस एम वाले होंगे, इनमें से कोई होगा। प्लस आई वाले में एल्किल आते हैं, एल्किल का मतलब टर्सरी ब्यूटिल एल्किल, सेकेंडरी एल्किल, एथिल, मेथिल, HDT, ये सब आते हैं। प्लस एम वाले में आपके लोन पेयर वाले आते हैं, जैसे ऑक्सीजन। आप बताइए यहाँ निगेटिव चार्ज है, ठीक है, आप बताइए यहाँ निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज, पहले से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और आपने इलेक्ट्रॉन देने वाले ही लगा दिए। अब बताइए, एक तो पहले से वो अपने माइनस चार्ज से परेशान चल रहा है, एक तो पहले से वो अपने माइनस चार्ज से परेशान चल रहा है, ऊपर से जो तुमने बगल में ग्रुप लगा दिया है बेटा वो इलेक्ट्रॉन देने वाला लगा दिया है, तो भैया यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी, तो भैया चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा, तो बेटा इस केस में स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये सीधा सा फंडामेंटल है, सभी जगह पे इसी को अप्लाई हम लोग करते हैं, ठीक है। अब बेटा इसको हम लोग अप्लाई करके देख लेते हैं। तो देखो भाई मेरे पास ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, बेटा डिग्री के आधार पर हमारे पास चार प्रकार के मैंने बताए, 0 डिग्री का, फिर मेरे पास 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री और 3rd डिग्री। अब देखते हैं 3rd डिग्री में। देखो भाई यहाँ पहली बात तो निगेटिव चार्ज है, अब इस पे जो ग्रुप लगे हैं बेटा वो तीनों मेथिल लगे हैं, और अगर मैं मेथिल ग्रुप की बात करूं तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। अगर मैं मेथिल की बात करूं तो ये प्लस आई इफेक्ट, मतलब ये भी प्लस आई का, ये भी प्लस आई का, ये भी, तीनों मिल करके बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। मतलब तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कौन से बच्चा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। एक तो वहां पर पहले से ही माइनस चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पहले से ही ज्यादा है। अब आपने तीनों ग्रुप ऐसे लगा दिए जो मिल करके इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, उसको पुशअप मार रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ का तो बेटा चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा। बच्चा अगर यहाँ का चार्ज एल्किल ग्रुप की वजह से ज्यादा हो गया है तो यहाँ की जो स्टेबिलिटी बेटा वो कम हो जाएगी। टर्सरी कार्बेनाइन बेटा बहुत कम स्टेबल होता है, इतना कम स्टेबल होता है बेटा कि ये बनना ही पसंद नहीं करता है, इतना अनस्टेबल है, ठीक है। उसके कंपेयर में वहां तो 3 लोग मिलकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे थे, यहाँ तो बेटा 2 ही लोग मिलकर बढ़ा रहे हैं, तो जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले में बढ़ रही है उतनी यहाँ नहीं बढ़ पा रही, मतलब बढ़ तो रही है मगर उतनी नहीं बढ़ रही है जितनी वहां, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके कंपेयर में कम होगी। अगर यहाँ पर माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके कंपेयर में बेटा कम है तो चार्ज कम है तो स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। इसी तरह से अगर हम बात करें लास्ट वाले की तो मेथिल वाले में देखिए
ना तो ये कोई खास इलेक्ट्रॉन देगा, ना ये देगा, ना ये देगा। तो यहाँ पर पहले वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी तो बेटा स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो अगर इस डिग्री वाले की बात करें तो सबसे ज्यादा आपका स्टेबल बेटा मेथिल वाला है, उसके बाद स्टेबल आपका 1 डिग्री वाला है, उससे थोड़ा कम स्टेबल 2 डिग्री, सबसे कम स्टेबल 3rd डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि जो ऑर्डर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का आया था, जो ऑर्डर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का आया था, उसका जस्ट उल्टा ऑर्डर बेटा कार्बेनायन की स्टेबिलिटी का आया है। उम्मीद है ये आपको ऑर्डर समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कार्बेनायन होगा तो 3rd डिग्री का कार्बेनायन सबसे कम स्टेबल होता है, और मेथिल वाला जो कार्बेनायन है वो उसके कंपेयर में बेटा ज्यादा स्टेबल होता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी बेटा, सेकंड कैटेगरी मेरे पास कौन सी थी बेटा, एक बेंजिल का था और दूसरा बेटा एलिल वाला था। ठीक है, बेंजिल और एलिल। ठीक है, तो बेंजिल वाले की बात करें तो ये बेंजीन बनी होती है, और बेंजीन पर यहाँ पर ऊपर होता है CH2 और 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज माइनस। ठीक है, ये बेंजिल कार्बेनायन स्टेबल होता है, बताऊंगा अभी। एलिल वाला भी स्टेबल होता है, ये भी बताऊंगा। मगर बात यहाँ कर रहे हैं कि बेटा इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है। ठीक है, तो अगर कहीं पर कोई चार्ज है, ठीक है, अगर कहीं पर कोई चार्ज है तो बेटा चार्ज के पास 2 प्रकार का नेचर हो सकता है, या तो वो लोकलाइज्ड हो या फिर वो डिलोकलाइज्ड हो। ठीक है, मतलब रेजोनेंस कर रहा हो। ठीक है, अगर बेटा कोई चार्ज है और वो रेजोनेंस कर रहा है, अगर कोई चार्ज है और वो रेजोनेंस कर रहा है, तो जितनी ज्यादा जगह वो रेजोनेंस कर ही आया है, जितना ज्यादा वो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, जितनी ज्यादा जगह वो फैल जाएगा, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। अगर कोई चार्ज डीलोकलाइज्ड है, मतलब रेजोनेंस के द्वारा शिफ्ट हो रहा है, और अगर कोई चार्ज आपका लोकलाइज्ड है, मतलब रुका हुआ है या कम रेजोनेंस दे रहा है, तो बेटा वो कम स्टेबल होगा। अब देखिए, मैंने आपको मेसोमेरिक इफेक्ट तभी पहले पढ़ा दिया क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी में ये सब काम आते हैं। अब इसने रेजोनेंस करना चालू करा, बेटा कैसे रेजोनेंस करेगा, बेंजीन से। बताइए, इन 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, डबल के बाद डबल तो होगा नहीं, ये बॉन्ड टूट करके आर्थो पे आ जाएगा। सही है, तो इसका नेक्स्ट बॉन्ड बच्चा क्या बन जाएगा, ये ऐसे रहेगा, ये डबल, ये डबल, इनके इलेक्ट्रॉन से यहाँ डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा बच्चा, 2 इलेक्ट्रॉन आर्थो पे आ गए माइनस। ठीक, अब बेटा क्या होगा, ये यहाँ डबल बना लेगा और ये इलेक्ट्रॉन कूद करके बच्चा पैरा पे आ जाएंगे। कहाँ पे आ जाएंगे बच्चा, पैरा पे। मतलब देखिए क्या बनेगा, ये डबल ऐसे है, ये डबल ऐसे है, डबल बॉन्ड CH2 और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, मतलब जो आपका आर्थो पे था वो पैरा पे आ गया। अब ये फिर से रेजोनेंस करेगा और फिर आर्थो पे। तो ओवरऑल आप देखिए, इसका जो निगेटिव चार्ज है, आप बहुत आराम से देखिए, इसका निगेटिव चार्ज 4 सेंटर पे शिफ्ट हो रहा है। पहला तो ये सेंटर हो गया, दूसरा ये सेंटर है, तीसरा ये है, चौथा अभी यहाँ जो मैंने बनाया नहीं। ठीक है, अच्छा इसमें आओ बेटा, इसका अगर रेजोनेंस करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन से यहाँ डबल बनेगा, डबल के बाद डबल नहीं बनेगा वरना वैलेंसी बढ़ जाएगी, तो ये टूट के यहाँ आ जाएगा। क्या बन जाएगा बताइए, CH2 बच्चा ऐसे रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस CH और डबल बॉन्ड CH2, ये फिर से रेजोनेंस करेगा, इधर जाएगा इधर। तो आप देख सकते हैं रेजोनेंस तो ये भी कर रहा है, रेजोनेंस तो ये भी कर रहा है, मगर इसका रेजोनेंस केवल 2 सेंटर पर है और इसका रेजोनेंस आपका 4 सेंटर पर है। इस वजह से जो बेंजिल कार्बोकैटायन है, जो बेंजिल कार्बेनायन है बेटा, इसकी स्टेबिलिटी बेटा ज्यादा है इन कंपेयर टू आपका जो एलिल वाला है, इसकी स्टेबिलिटी बेटा थोड़ी सी कम आ जाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा कम स्टेबल हो जाता है, मतलब बेंजिल वाला कार्बेनायन आपका ज्यादा स्टेबल है इन कंपेयर टू एलिल कार्बेनायन। तो ये मेरे पास इन दोनों की स्टेबिलिटी हो गई, आपके 11th लेवल के लिए इतना सफिशियंट था। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं अपने किस लेवल की, जो मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन, मतलब तीनों कार्बन है मगर एक पर बेटा sp हाइब्रिडाइज है, एक पे बेटा sp2 हाइब्रिडाइज है और एक पे बेटा sp3 हाइब्रिडाइज। मतलब मेरा तीसरा जो कैटेगरी था वो ये था, इस कार्बन पर तीनों बॉन्ड बने, यहाँ निगेटिव, इसमें देखो तीनों सिग्मा है, तो यहाँ का जो हाइब्रिडाइजेशन है बच्चा वो sp3 है। अगला, इसके बाद एक डबल बन चुका होगा, एक सिंगल, बॉन्ड अभी भी 3 ही बने हैं,
अब 2 सिग्मा है, एक लोन पेयर, तो यहाँ का बच्चा sp2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sp2। अब इसके बाद बात करें बेटा ट्रिपल बॉन्ड वाले की, C और माइनस, ठीक है, तो यहाँ पर एक ही सिग्मा और एक लोन पेयर, तो यहाँ पर हो जाएगा sp। तो मैं बता दूं जो कार्बेनाइन की जो स्टेबिलिटी होती है, यहां मैं लिख देता हूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, ये डायरेक्टली वेरी करती है परसेंटेज एस करेक्टर के। ठीक है, मैंने एक ही बात में स्टेटमेंट लिख दिया कि अगर कहीं पर आपका कार्बेनाइन बना हुआ है, अगर कहीं पर आपका कार्बेनाइन बना हुआ है और तीनों सेंटर आपके सेम है, मतलब देखिए पहला भी यहां पर मेरे पास कार्बन है, दूसरा भी कार्बन है और तीसरा भी बच्चा कार्बन है, मगर यहां पर तीनों के चूंकि हाइब्रिडाइजेशन चेंज है, तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज होने पर बेटा परसेंटेज एस करेक्टर भी चेंज होता है। मैंने कहा जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होगा कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहां पर अगर मैं एस परसेंटेज की बात करूं तो बच्चा 25% एस होता है, यहां बात करूं तो 33.3% एस होता है, और यहां बात करूं तो एक एस और एक पी में बच्चा 50% एस है। तो आप देख सकते हैं जो sp वाला कार्बेनाइन है इसमें एस परसेंटेज सबसे ज्यादा है, और अगर इसमें एस परसेंटेज सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा स्टेबल आपका ये वाला होगा, फिर आपका ये वाला होगा, फिर ये, मतलब ओवरऑल अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो बेटा sp3 वाला कार्बेनाइन कब स्टेबल होगा? sp2 वाला कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल होगा, और सबसे ज्यादा स्टेबल आपका कौन सा होगा? sp वाला। तो उम्मीद है आपके 11 लेवल के लिए कार्बेनाइन आपको जितना आना चाहिए उतना मैंने आपको बता दिया है। अब मेरे पास जो थर्ड इंटरमीडिएट है बच्चा, उसका नाम है फ्री रेडिकल। ठीक है, हम लोग हिंदी में इसको मुक्त मूलक बोल देते हैं और इसको बोलते हैं इंग्लिश में फ्री रेडिकल। तो रेडिकल्स हमारे पास क्या है आपको जानकारी होगी, जब किसी भी एटम पर एक सिंगल डॉट लग जाता है तो उसे हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड इंटरमीडिएट बेटा है उसका नाम बेटा क्या है? फ्री रेडिकल। ये भी आपका पूछा जाता है, जानकारी में रखिए। अगर मान लो मैंने कहीं पर कोई कोवेलेंट बॉन्ड ले लिया और इस बॉन्ड को बच्चा या तो मैं हीट दे देता हूं या लाइट दे देता हूं या परऑक्साइड दे देता हूं। ठीक है, आपको बॉन्ड फिजन सिखाया गया था बेटा, 2 प्रकार के बॉन्ड फिजन आपको सिखाए गए थे। एक का नाम बेटा क्या था? होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। दूसरे का नाम बेटा क्या था? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। दोनों में होता क्या है बेटा? एक में क्या है, होमोलिटिक वाले में क्या है, दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो उसे हम बच्चा क्या बोलते हैं? होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। ठीक है, उसी में ही बेटा रेडिकल्स बनते हैं, और उसको बनने के लिए जो कंडीशंस है बेटा वो या तो आप स्ट्रांगली हीट कर रहे होंगे, या फिर सनलाइट या कोई भी लाइट दे रहे होंगे, या फिर परऑक्साइड। अगर आपको परऑक्साइड नहीं पता तो ऐसे कंपाउंड जहां ओ के बीच बेटा सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इनमें से कुछ दूंगा, तो ये जो बी है ये बेचारा अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ए अपना लेके जाएगा, तो ए पर डॉट आ जाएगा और यहाँ पर बी पर भी डॉट आएगा। जैसे मैंने क्लोरीन को लाइट दे दी, ठीक है, क्लोरीन को लाइट दे दी मैंने, अभी मैकेनिज्म एक्सप्लेन करूंगा मेथेन के क्लोरिनेशन की जब मैं आऊंगा टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म में। ठीक है, तो बेटा ये लाइट देने पर Cl अपना और ये Cl अपना लेकर के निकल जाता है, Cl डॉट, ये क्लोरीन का रेडिकल बन गया। अगर मैं यहाँ पर CH3 ले लेता हूँ, स्ट्रांगली हीट कर देता हूँ, तो आयोडीन अपना इलेक्ट्रॉन, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन, मतलब एक बन जाता है मेथिल रेडिकल और एक बन जाता है आयोडीन रेडिकल। तो इस प्रकार से मेरे रेडिकल्स आपके तैयार होते हैं। एक चीज मैं बता दूं, रेडिकल्स सभी सब्सटेंस से पहले स्टेप में नहीं बनते हैं, या तो उनके लिए आप हेलोजन लेंगे या फिर एल्किल हैलाइड्स लेंगे, मतलब R पे हेलोजन लगा होगा तो उन पर लाइट, हीट और परऑक्साइड से रेडिकल बनते हैं। अब हम लोग बात करें अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि रेडिकल्स भाई कितने प्रकार के होते हैं। तो रेडिकल्स हम लोगों को वही 2 ही टाइप के पढ़ने हैं, एक डिग्री के बेसिस पे पढ़ना है। मैं 11th के सिलेबस की बात कर रहा हूँ, 11th के सिलेबस की जो आपका फाउंडेशन बेस्ड टाइप का है। तो मेरे पास एक तो डिग्री वाला रेडिकल हो गया और एक बेंजाइलिक और एलाइलिक वाला रेडिकल हो गया। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं डिग्री के अकॉर्डिंग बात करूं तब तो वही है बेटा, C पर तीनों बेटा मैंने H लगा दिए और यहाँ पर डॉट हो गया, इसका नाम आपको अच्छी तरह पता है,
इसका नाम मेथिल रेडिकल होता है। ठीक है, दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं C पर। यहां मैंने CH3 कर लिया, यहां पर H कर लिया, यहां पर H कर लिया, तो ये बच्चा 1 डिग्री या प्राइमरी रेडिकल हो गया। इसी तरह C पर मैंने 2 मेथिल लगा लिए बेटा। अगर मैंने 2 मेथिल और 1 H कर लिया तो बच्चा ये 2 डिग्री या सेकेंडरी हो गया। इसी तरह अगर C पे मैंने 3 CH3 कर लिए तो यहां पर मेरे पास जो बन गया वो 3rd डिग्री या टर्सरी। तो डिग्री के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो रेडिकल्स मेरे पास डिग्री के अकॉर्डिंग बेटा 4 प्रकार के होते हैं। पहला वाला 0 डिग्री का है, बाद वाला 1 डिग्री का है, 2 डिग्री, 3rd डिग्री। पहले एक काम कर लेते हैं, पहले बेटा इन्हीं का स्टेबिलिटी ऑर्डर सेट कर लेते हैं। तो एक चीज मैं बता दूं, एक बात दिमाग में रखिएगा थोड़ा सा, कि रेडिकल की जो स्टेबिलिटी है वो कार्बोकैटायन के ऑर्डर से मैच करती है। क्यों मैच करती है? कार्बोकैटायन के कार्बन पे था प्लस चार्ज, प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो अगर आप इस कार्बन को भी देखेंगे ना तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। आप गिन सकते हैं, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड में होंगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड में होंगे और 2 यहाँ, 2 2 4 2 कितने हुए 6 और एक ही इलेक्ट्रॉन तो है 7। ऑक्टेट बेटा कितने से होता है? 8 से। तो रेडिकल्स के पास भी इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है बेटा, और हमारे पास जो कार्बोकैटायन होता है उनके पास भी बेटा इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। इस वजह से जो जनरली ऑर्डर रेडिकल्स का बनता है वही बनता है कार्बोकैटायन का। तो अगर मैं कार्बोकैटायन के डिग्री वाले की स्टेबिलिटी की बात करूं तो मैंने कहा था कि जो मेरे पास 3rd डिग्री कार्बोकैटायन होता है, मेरे पास बच्चा जो 3rd डिग्री कार्बोकैटायन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि 3rd डिग्री वाले में CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है। यहां पर सेंटर पे बेटा इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, उस कमी को पूरा करा जा रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कुल मिला के सबसे ज्यादा स्टेबल आपका 3rd डिग्री रेडिकल, उसके बाद 2 डिग्री, सबसे कम स्टेबल मेथिल रेडिकल। ये बात तो बेटा डिग्री के अकॉर्डिंग हो गई। ठीक है, दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं, ये भाई बड़ा गड़बड़ का केस है, एलिल रेडिकल। और इसके बाद हम बात करते हैं अपने बेंजिल रेडिकल की। तो अगर बेटा इनकी मैं बात करूं कार्बोकैटायन वाले केस की, ठीक है, आपने अगर मेरा कार्बोकैटायन वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, उसमें आपका लेक्चर 1 लेक्चर 2 सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, देख लीजिए किस लेक्चर में आपको कार्बोकैटायन समझाया गया है। ठीक है ना, तो वहां पर इनका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर बना था वो बेटा बेंजिल वाला ज्यादा स्टेबल था, क्योंकि बेंजिल में क्या था, रेजोनेंस कई जगह पे होता है, 4 जगह पे होता है। ठीक है, और इसमें जो रेजोनेंस बनता था प्लस वाले में 2 जगह, इसमें भी ऐसा ही होगा कि रेजोनेंस करूंगा तो पहला रेजोनेंस, पहला डॉट यहाँ पे आ जाएगा, रेजोनेंस के बाद अगला डॉट यहाँ पे आ जाएगा, अगला डॉट, 4 जगह पे डॉट आएगा, इसमें 2 जगह पे। मगर अनफॉर्चुनेटली ये जो एलिल रेडिकल है बहुत जरा सा ज्यादा स्टेबल देखा गया है बेंजिल वाले से। इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे, ये हाइड्राइड एफिनिटी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है, इसमें कोई मतभेद नहीं है कि जो एलिल वाला है, बहुत लोग आपको बताएंगे, बहुत लोग राह चलते मिलेंगे जो ये ऑर्डर उल्टा बता देंगे, कह देंगे बेटा बेंजिल वाला ज्यादा स्टेबल है, एलिल वाला कम स्टेबल हो। मैं बता रहा हूं कि एलिल वाला थोड़ा सा पिदक्कू भर का ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपेयर टू बेंजिल। तो ये आप ऑर्डर थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। तो एलिल की रेडिकल की स्टेबिलिटी रेजोनेंस के कंपेयर में नहीं निकाली जाती है, किससे H जितनी जल्दी निकलेगा, जैसे इससे H निकल के तो बना होगा, इससे H जल्दी निकला होगा और उससे H निकलने में थोड़ी दिक्कत आई होगी, इस वजह से ये जल्दी बन जाता है। जो जल्दी बन जाएगा वो थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा, उसको बनने में थोड़ा कष्ट होता होगा तो थोड़ा सा कम स्टेबल। तो ये मैं 11th लेवल की बात कर रहा था जिसमें मेरे पास ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गए। ठीक है ना, हाँ, बाकी जो बेंजिल एलिल वाले हैं वो इन डिग्री वालों से ज्यादा ही स्टेबल हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो ये मेरे पास रेडिकल्स के लिए केस हो गया। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं रेडिकल्स की ज्योमेट्री वगैरह क्या है। देखो भाई, अगर मैं बात करूं रेडिकल की ज्योमेट्री की बात करूं तो कार्बन पे 3 बॉन्ड बने, एक डॉट। तो मोस्टली एक बात ध्यान रखिए, अगर कार्बन पे ये तीनों H लगे हैं, अगर कार्बन पे तीनों H लगे हैं
तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है बेटा वो sp2 देखा गया है, और जब sp2 होगा तो एक p प्लेन के परपेंडिकुलर चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इसी अनहाइब्रिड में चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस अनहाइब्रिड में समा जाएगा। ठीक है, यहां पर तीनों H लगे हों चाहे तुम्हारे तीनों R लगे हों, मतलब H लगा हो या हमारे पास R लगे हो, ये बेटा ऐसे ही रहेगा और इसमें ये भी sp2 आएगा, तो ज्योमेट्री हम बोलेंगे ट्राइगोनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा? ट्राइगोनल ज्योमेट्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल ज्योमेट्री। ठीक है, मगर अगर इसी के बदले अगर यानी हम लोग अब तक जितने पढ़े थे, जैसे मेथिल वाला था, 1 डिग्री वाला था, 2 डिग्री वाला था, 3rd डिग्री वाला था, सब में हमारा ट्राइगोनल ज्योमेट्री ही आती है। मगर अगर इस कार्बन पर बच्चा हेलोजन लगा दे, क्या लगा दे? हेलोजन, तो ये अपने आप को ऐसे ले आता है, मतलब कुल मिला के ये पिरामिडल शेप दिख रहा है आपको। अगर हेलोजन लग गए तो हेलोजन में लोन पेयर होते हैं जिनमें रिपल्सन की वजह से ये इस शेप को मेंटेन नहीं कर पाता। सारे फ्लोरीनों के पास लोन पेयर होगा जो रिपल करेंगे अच्छे से, तो कहेंगे हम लोग थोड़ा सा झुक जाते हैं, तो ये बेटा sp3 में चला जाएगा। sp3 ज्योमेट्री तो बेटा टेट्राहेड्रल हो जाएगी, मगर इसका जो शेप है वो बेटा पिरामिडल में काउंट होता है। किसमें काउंट होता है बच्चा? पिरामिडल में। तो ये रेडिकल के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट जानकारी थी, इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बेटा हमारा रेडिकल लगभग 11th लेवल की मैं बात कर रहा हूँ बार बार, जितना आगे मतलब कथा लगभग कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास एक दो इंटरमीडिएट्स हैं जिनमें एक का नाम बच्चा कार्बीन है, एक का नाम है नाइट्रीन। जब ये हो जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम पर उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, जैसे पहले हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। 3 प्रकार की होती हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और बेटा होता है रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। दूसरा आएगा हमारे पास सब्स्टिट्यूशन बस एडिशन रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इस तरह से। और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल मेरे पास एलिमिनेशन के हैं। सबकी जो मैकेनिज्म है बेटा आपके एग्जाम में आएगी, चाहे आपका ईयरली हो या जैसा भी हो, आपके एग्जाम में SN1 SN2 इस तरह के मैकेनिज्म है, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये सब पूछा जाता है। तो ये सब आगे के 2-3 लेक्चर्स में मैं इसको कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करूंगा। उसके बाद मेरा जीओसी वाला टॉपिक जो है जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगभग कंप्लीट हो जाएगा। आईपीएससी में पहले बता चुका हूं। उसके बाद देखेंगे हमारे पास कुछ परसेंटेज निकालने वाला न्यूमेरिकल का है, जेंडॉल मेथड, ड्यूमा मेथड, इस तरह से मेरा ये चैप्टर लगभग फिर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर।